मैं सबनाज खबर आसनसोल की खास पेशकश प्राइड ऑफ आसनसोल में एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। नाज़रीन, आज हमारे दरमियान हमसे बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बाराबंकी विधानसभा के सलानपुर एरिया के टीएमसी पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट और जिला परिषद के कर्म अध्यक्ष मोहम्मद अरमान खान साहब। मोहम्मद अरमान खान साहब, हम आपका प्राइड ऑफ आसनसोल में इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया, आप लोग भी हमको यहाँ बुलाया, आप लोग को भी शुक्रिया। तो चलिए अब हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। चूंकि मैं आप एक पॉलिटिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि आपने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कब से की? देखिए, स्कूल कॉलेज का तालीम ख़त्म होने के बाद से ही, कॉलेज में ग्रेजुएशन करने के बाद से ही मैं कॉलेज के ज़माने से ही राजनीति में था। उस वक्त में एसएफआई था, सीपीएम का संगठन, और हम लोग का था छात्र परिषद, कांग्रेस का था। तो उस ज़माने से ही मेरा लगाव था राजनीति से। उसके बाद से मैं चला गया था आगरा पढ़ने के लिए। इसी बीच हमारे फादर का इंतकाल हो गया, तो फिर मुझे वापस आना पड़ा रुकनैनपुर में, और जो उनका कारोबार था उसको देखना पड़ा। तो चूँकि एक राजनीति का एक नशा था मेरे अंदर में शुरू से ही, तो फिर सोशल एक्टिविटी भी था। इस दौरान रुकनैनपुर बाज़ार कमेटी जो है, जहाँ पर 1000 दुकानदार थे, उस कमेटी में मेरा इन्वॉल्वमेंट हुआ। और फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आसनसोल रानीगंज से भी इन्वॉल्वमेंट हुआ। तो 2005 से लेकर आज तक मैं रुकनैनपुर बाज़ार वेलफेयर कमेटी का अभी भी सेक्रेटरी हूँ। इसी दौरान राजनीति में भी अपना हिस्सा लेता रहा। और फिर 2012 में सलानपुर ब्लॉक टीएमसी माइनॉरिटी सेल का चेयरमैन हमारे रिस्पेक्टेड एमएलए विधान उपाध्याय ने मुझे बनाया, दल ने मुझे बनाया। 3 साल मैंने सलानपुर माइनॉरिटी सेल का चेयरमैन के हिसाब से अपना जो जिम्मेदारी था उसको निभाया। और उसके बाद से फिर 2015 में ब्लॉक प्रेसिडेंट का जिम्मा हमको दिया गया, हमारे रिस्पेक्टेड एमएलए ने हमको दिया, दल ने हमको दिया। तो 2015 से लेकर के अभी तक एक टर्म था। फिर दोबारा मुझे हमारी नेत्री ममता बनर्जी और हमारे आसनसोल के सभी जो नेता हैं और हमारे एमएलए साहब के बदौलत फिर हमको ये वाला जिम्मेदारी दिया गया, और मैं भली भांति इसको आज तक निभाते आ रहा हूँ। जी, बहुत। तो सर, जैसा कि लॉकडाउन में हमने कई दफ़ा आपके न्यूज़ कवरेज किए हैं कि मोहम्मद अरमान खान ने मास्क बांटे, मोहम्मद अरमान खान ने राशन तकसीम किए, तो आप हमें ये बताएं कि ठीक इसी तरह आपने अपनी तंजीम की जानिब से और क्या क्या इक़दाम किए या और क्या कदम उठाए, आप हमें इसके बारे में ज़रा तफसील से बताएं। देखिए, एक सलानपुर ब्लॉक का प्रेसिडेंट होने के नाते पार्टी के तरफ से जो भी करना था वो सिर्फ लॉकडाउन के ही नहीं, उसके आगे भी हर तरह का सोशल एक्टिविटी और पॉलिटिकल एक्टिविटी हमारे एमएलए साहब के डायरेक्शन के हिसाब से मैं काम करता रहा। और टोटल आप लॉकडाउन में देखिए, जिस वक्त हर आदमी घर में अपने डर से अपने घर में रुके हुए थे, उस वक्त हमारी पार्टी सलानपुर ब्लॉक में हमारे एमएलए साहब की लीडरशिप में हम लोग डे टू डे, सुबह दोपहर शाम, हर वक्त हर गांव में, ऐसा कोई गांव नहीं हमारे ब्लॉक में है जहां पर हम लोगों ने लोगों का मदद नहीं किया। वो चावल है, आटा है, आलू है, जो भी है, चाहे कोई दवा का असिस्टेंट है, चाहे कोई बाहर से पेशेंट आया है उसको हॉस्पिटल ले जाना है, हर तरह का हम लोग रिस्क लेकर के हम लोग आदमी के साथ में थे। तो सर, जैसा कि आप ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं और जिला परिषद के कर्म अध्यक्ष भी हैं, तो मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि इस हैसियत से आपने अपने इलाके के लिए, या फिर यूँ कहें कि आपने अपने इलाके के लोगों के लिए क्या क्या तरक्याती काम किए या फिर अब तक क्या क्या मंसूबे बनाए हैं, इस बारे में आप हमें कुछ बताएं। देखिए, हमारे सलानपुर ब्लॉक में जब से हमारी टीएमसी पार्टी आई है 2011 से लेकर के, तो मैं तो कंटिन्यू
2011 के आगे से ही मैं इससे इन्वॉल्व था पार्टी से। जी। तो जब से आई है तब से लेकर के आज तक, और जब से मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट बना 2015 से लेकर के, मैं आपको उस वक्त का हुई बोल पाऊँगा सही ढंग से, तब से लेकर के आज तक सलानपुर पंचायत समिति या फिर जो पंचायत है हमारी 11 पंचायत हैं, वहाँ से जो भी रास्ता घाट, ड्रेन, पानी, इलेक्ट्रिसिटी का जो भी डेवलपमेंट का वहाँ ज़रूरत था, हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है और भी काम करना बाकी है, क्योंकि ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है। डेवलपमेंट काम तो कभी रुकता नहीं है, तो मैक्सिमम काम हम लोग कर सके हैं और जो बाकी है उसको उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में हम लोग उसको भी हल कर देंगे, निकाल देंगे। महल बैंकेट शहर का सबसे यूनिक और वेल अरेंज मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल। शादी ब्याह और दूसरे प्रोग्राम के लिए जरूर बुक करें। 10,000 स्क्वायर फीट लॉन एरिया और 6,000 स्क्वायर फीट पार्किंग एरिया के साथ फर्निश एसी रूम्स, मल्टीपर्पज एसी हॉल्स, 24 आवर्स पावर बैकअप, 24 आवर्स ड्रिंकिंग वाटर और लिफ्ट फैसिलिटी का बंदोबस्त है। लाइटिंग, डेकोरेशंस, चेयर टेबल्स भी दस्तयाब हैं। हमारा पता है महल बैंकेट, हाटन रोड नियर दानिशगढ़ स्कूल। ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती धीरे धीरे तपती जा रही है और कई जानलेवा बीमारियों से लोग पीड़ित होते जा रहे हैं। आज पूरा विश्व ही प्रदूषित वातावरण के कारण दिन प्रतिदिन खतरे की ओर बढ़ता जा रहा है। आइए हम सब मिलकर प्रण लें, अपने आसनसोल को इस खतरे से बचाएं। आसनसोल नगर निगम की ओर से अनुरोध किया जा रहा है कि आप सभी दुकानदार, थोक विक्रेता एवं खुदरा विक्रेता या होकर पॉलिथीन या प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम इलाके में पॉलिथीन या प्लास्टिक की थैलियों का निर्माण, भंडारण, बाहर से मंगवाना, बेचना एवं परिवहन करने पर पूर्णतः रोक है। मात्र 50 से ज्यादा माइक्रोन की प्लास्टिक व पॉलिथीन ही व्यवहार में लाएं। अपने शहर को स्वच्छ एवं साफ रखने के साथ साथ अपनी सेहत का भी रखें ख्याल। सार्वजनिक स्थानों पर पान मसाला, गुटखा, धूम्रपान व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम प्रशासन की ओर से आप सभी से अनुरोध किया जा रहा है कि आसनसोल को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ पौधे लगाएं और अपने आसपास के क्षेत्रों को साफ सुथरा रखें। तालाब, नदी एवं नालियों में कचरा न फेंकें। कूड़ा कचरा निर्दिष्ट कूड़ेदान में ही फेंकें और वायु एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकारी निर्देशों का पालन करें। आइए हम सब मिलकर प्रण लें। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। सर, जैसा कि आप रूलिंग पार्टी यानी टीएमसी सरकार, मामाटी मानूस की सरकार से जुड़े हुए हैं, तो मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि हमारे सामने 2021 विधानसभा चुनाव है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी या किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो एकदम 100 में 100% टीएमसी पार्टी की ही बनेगी। अच्छा। मामाटी मानूस की सरकार बनेगी, इसमें तो कहीं दो राय नहीं है जी। क्योंकि हमारे पास मेरा एक ही हौसला है और वो कामयाबी है, वो है डेवलपमेंट। जी। यही मेरा इशू है, हमारे पार्टी का भी मूल एजेंडा यही है, डेवलपमेंट और सिर्फ डेवलपमेंट। और जो भी गरीब मिडिल क्लास जो हैं उनके लिए सरकार की तरफ से बहुत तरह का स्कीम निकाला गया है। अभी आप देखिए कोविड-19 में हर आदमी को फ्री ऑफ कॉस्ट राशन मिल रहा है। जी। इसके पहले 2 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो आटा मिल रहा था। मेडिकल फैसिलिटी मिलता है। बच्चों का जो बच्चा पैदा होता है उस वक्त से लेकर के यहाँ कहें कि जो गर्भवती माँ जो होती हैं वहाँ से सरकारी जो हेल्प है वो शुरू हो जाता है। जी। और बच्चा पैदा होने के बाद से लेकर के एक कोई भी अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ है, जब उसको डिलीवरी का टाइम आता है वो एक कॉल करती है, एम्बुलेंस उसके घर में चल जाता है और उसको फिर डिलीवरी करने के बाद से वो एम्बुलेंस को उसको घर में पहुंचा देता है। उसको हर तरह का खाने पीने का, हर तरह का फैसिलिटी सरकार के तरफ से उसको मिलता है। आशा कर्मी जो होती हैं, आशा कर्मी के यही काम है, बहुत सारा काम उनका, उसमें ये भी एक काम है कि औरतों के जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनका इन्फॉर्मेशन
हेल्थ सेंटर में देना, बच्चा के बाद में बच्चा कैसा परवरिश पा रहा है, फिर बच्चा जब वो बड़ा होता है तो उस बच्चे को स्कूल में मिड डे मील, जूता, कपड़ा, बैग, किताब, खाना, हर चीज़ फ्री मिलता है। जब वही लड़की जब बड़ी होती है तो इसको स्कूल में कन्याश्री, सबूत छात्र मिलता है। जब वो लड़की जब जवान होती, शादी की उम्र की होती है तो उसको 25,000 रुपये का उसको रूपश्री मिलता है। कोई अगर नौजवान है तो उसको जुबूश्री मिलता है। आप कहिए कि ऐसा कोई भी, यहाँ तक कि मरने के बाद भी एक स्कीम है समव्याथी, उसको बंगला में बोलते हैं, वो 2,000 रुपया देन एंड देयर। कोई गरीब आदमी है अगर वो मर जाता है तो उसको घर वाले को पंचायत प्रधान तुरंत ला करके 2,000 रुपया। कहने का मतलब है कि पैदाइश से लेकर के आखिरी तक सरकार की नज़र है। ये एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है हमारा, और यही अचीवमेंट, यही डेवलपमेंट हमारा आगे का हथियार है। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2011 में आप लोगों ने अपनी सरकार बनाई, 2016 में भी टीएमसी की सरकार बनी, और अब आप लोग ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले 2021 विधानसभा इलेक्शन में भी आपकी ही सरकार बनी। आखिर क्यों आपको ऐसा लगता है कि अवाम एक बार फिर से आपकी ही सरकार बनाएगी, या फिर मगरबी बंगाल की जनता एक बार फिर से आपको या आपकी पार्टी को ही वोट देगी? आखिर इन 10 सालों में आप लोगों ने ऐसे क्या काम किए हैं जो कि अवाम आपकी ही सरकार बनाए? देखिए, एक स्टेट गवर्नमेंट से जो अवाम का जो उम्मीद होता है जी, वो उम्मीद पर हमारी सरकार खरा उतरी है। देखिए, एक तरफ अंधेरा है, एक तरफ उजाला है जी। हमारी सरकार जो है उजाले की तरफ है। सेंट्रल में जो बीजेपी की सरकार है वो अंधेरे की तरफ है। आज हर आदमी जो 2019 के लोकसभा के निर्वाचन में जो बाबुल सुप्रियो को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया, आज वो लोग ही सोच रहे हैं। आप देखिए, जितना कल कारखाना है सब आस्ते आस्ते बंद कर दिया गया और सबको प्राइवेट को दे दिया गया। आज हमारे वहाँ पर CLW रेल का कारखाना है, आज रेल के कारखाने को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, ECL को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, बैंक को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, एयर इंडिया को प्राइवेट, हर चीज़ आस्ते आस्ते वो डे बाय डे वो खराब की तरफ जा रहा है। आज आप देखिए कि जो कुछ भी ये जो कोविड, जो कोरोना वायरस का जो पीरियड था, इस पीरियड को सही ढंग से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया। जब बहुत कम पर था, आप सोचिए कि पहला पेशेंट जो था वो 30 जनवरी को केरला में आया था, कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट था। उस वक्त से लेके मार्च तक हमारी सरकार ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, और 23 मार्च को जो लॉकडाउन किया, इसका कोई प्लानिंग नहीं था। बिना प्लानिंग का लॉकडाउन, जब ये बहुत कम में था पूरे इंडिया में, तो उस वक्त इन लोगों ने लॉकडाउन कर दिया और लाखों लाख जो लेबर थे वो बॉम्बे, दिल्ली में फंसे हुए थे। लास्ट में सबों को वहाँ से पैदल आना पड़ा। आप लोगों ने देखा होगा कितने बच्चे, कितने औरतें, कितने लोग रास्ते में मर गए। और अब जब ये एकदम उरूस पर है, तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का कहाँ निर्वाचन होगा, कहाँ वोट होगा, अभी इस तरफ उनका ध्यान है। तो कहने का मतलब है कि आम आदमी, आम जनता के तरफ, गरीब लोगों के तरफ में ये केंद्रीय सरकार का कहीं भी कोई अच्छा काम नहीं है। ठीक उसके उल्टे हमारी सरकार जो है, टीएमसी की सरकार जो है, गरीब लोगों के पास में खड़ी है। आदमी को चाहिए रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, ये चीज़ हमारी सरकार जो है। अभी देखिए, एक नया स्कीम अभी चालू हुआ है, कर्मसाथी एक नया प्रकल्प हुआ है, जिसमें हर बेकार नौजवान को, ये 2-4 दिन आगे ही लॉन्च हुआ है, हर बेकार नौजवान 2 लाख रुपया लोन ले सकता है, 30% वो ये माफ़ रहेगा। तो कहने का मतलब है कि एक आदमी तो देख रहा है, लेकिन वो जो वोट हुआ 2019 का, वो टोटल एक सेंटिमेंट वोट था, एक उन्माद, एक जज्बात को अलग तरफ मोड़ करके दंगा फसाद पर ही टोटल वो वोट को कराया गया। और हर वोट के आगे एक बड़ा बड़ा इशू सामने लाया जाता है। तो इसलिए लोगों ने समझ लिया है, यही हमारा कॉन्फिडेंस है। सर, जैसा कि आपने अपनी पार्टी के तमाम स्कीमों को हमें दिखाया, जितने पहले स्कीम चल रहे थे, जो अभी आने वाले हैं, आपने एक नई स्कीम के बारे में बताई।
जहां एक तरफ आपने अपनी पार्टी की खूबियां बताई, वहीं आपने दूसरी तरफ समाज के निचले तबके में जाकर हमें ये दिखाने की कोशिश की कि इस महामारी के दौरान लोगों की क्या हालत थी और किस सरकार ने क्या किया। बेशक हम अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि अगर आप सियासी गलियारों में झांक कर देखें तो सिर्फ ऐसे ही लोग नजर आते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी नजर आते हैं जिनका ताल्लुक सियासत से तो होता है लेकिन वो समाज से भी बराबर में हिस्सा रखते हैं। वो समाज के आईना होते हैं, वो समाज में उतरकर लोगों की हमें दिखाते हैं कि उन्हें क्या परेशानी। ठीक इसकी उम्दा मिसाल है हमारे आज के मेहमान मोहम्मद अरमान खान साहब। नाजरीन, ये थे मोहम्मद अरमान खान साहब जिनसे आज हमने बात की। ठीक इसी तरह अगले हफ्ते इसी मंच पर होगी आपसे मुलाकात एक हसीन शख्सियत के साथ। तब तक के लिए देखते रहें खबर आसनसोल। आदाब।